हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आज एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, काफी अच्छा रिस्पांस भी आया बच्चों का। आप लोग इस क्वेश्चन में भी एक बार सोचिए, उसके बाद मैं बोलूंगा कि सॉल्यूशन को देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा था, एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर था जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था एंड उसकी चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब अपने को गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद चार्ज डेंसिटी रो। क्वेश्चन ये पूछा गया, इस स्फीयर को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में कट कर दूं, ठीक है, तो दो हेमीस्फीयर बन जाएंगे, एक ये वाला हेमीस्फीयर और दूसरा इधर वाला हेमीस्फीयर। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ एक हेमीस्फीयर की वजह से दूसरे पर और दूसरे की वजह से पहले पर कितना फोर्स लग रहा होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को। एक हमारे पास सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, उसके आधे पार्ट की वजह से दूसरे आधे पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं, ध्यान सुनना, ये मान लो स्फीयर है, अगर इसकी डेंसिटी रो है और मुझे इस स्फीयर के सेंटर से किसी भी r दूरी पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था ρr वेक्टर अपॉन 3ε0। हम सब जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे चार्ज की वजह से थी। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो फिर से वापस से मैं डायग्राम बनाता हूं, इसको दो इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड भी कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैं इस व्हाइट वाले स्फीयर की वजह से इधर वाले रेड वाले स्फीयर पर मैं फोर्स लिखना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे इस पर फोर्स लिखना है, तो मैंने यहां पर एलिमेंट लिया dq चार्ज का, यहां पर एक एलिमेंट लिया dq चार्ज का। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर दोस्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी रो इंटू r वेक्टर अपॉन 3ε0, रो r वेक्टर अपॉन 3ε0। यहां तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसा कि सर आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो तो सारे चार्ज की वजह से होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो सारे चार्ज की वजह से होती है। जैसे मान लो ऐसे समझो कि ये रो r वेक्टर अपॉन 3ε0 अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसमें ये वाला चार्ज भी इंक्लूड होगा, ये चार्ज भी इंक्लूड होगा और ये dq चार्ज भी इंक्लूड होगा। इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रो r अपॉन 3ε0 होगी। बट हमें फोर्स लिखना था इस आधे स्फीयर की वजह से बचे हुए आधे स्फीयर पर, तो इस पर एक छोटा सा फोर्स df वेक्टर आएगा, क्या वो दोस्त हो जाएगा इसका dq इंटू यहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां पर F नेट आ जाएगा इंटीग्रल dq इंटू ई वेक्टर। dq की वैल्यू अगर हम डालें, dq को dq रहने दो, इंटू इसकी वैल्यू डालो रो इंटू r वेक्टर अपॉन 3ε0। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले आओ, इधर कर देता हूं मैं, F वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन 3ε0, अंदर की तरफ बचेगा r वेक्टर इंटू dq। क्या ये टर्म कुछ वैसी सी नहीं लग रही है? ये जो टर्म है कुछ टर्म ऐसी नहीं लग रही है? सेंटर मास में हमने जब कैलकुलेशन की थी कि जो RCOM आता था वो इंटीग्रल RDM अपॉन इंटीग्रल DM आता था। तो अगर मैं इसको देखूं इंटीग्रल RDM को, क्या मैं इसको लिख सकता हूं रो अपॉन 3ε0, क्योंकि ये वैसा ही टर्म है, RDM टाइप का ही टर्म है। तो वहां पर भी जो R आता था कि वो बॉडी का सेंटर मास आ जाता था और M वहां पर मास, टोटल मास हो जाता था। तो यहां पर इंटीग्रल R dq को चार्ज इनटू क्या हेमीस्फीयर का सेंटर मास की पोजीशन लिख देंगे यहां पर, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस जगह पर F इजकल टू रो अपॉन 3ε0 इनटू चार्ज, और हेमीस्फीयर की जो पोजीशन ऑफ सेंटर मास होती है वो 3r/8 पर होती है हेमीस्फीयर का, तो रो अपॉन 3ε0। अच्छा, आधे स्फीयर का चार्ज कितना होगा, q/2 होगा, क्योंकि हमें तो आधे स्फीयर पर फोर्स लिखना था। तो आधे स्फीयर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी और आधे स्फीयर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल फोर्स मिल गया और CM हो जाएगा 3r/8। तो हेमी स्फीयर पर जो टोटल फोर्स आएगा उसकी वैल्यू होगी q अपॉन 3ε0, रो अपॉन 3ε0, q अपॉन 2 3r/8। इस q की वैल्यू भी हम डाल सकते हैं 4/3 पाई इंटू r क्यू इंटू रो, बाद में डाली जा सकती है। अब क्वेश्चन ये उठा
कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जो थी वो तो सारे चार्ज की वजह से थी, जबकि हमें क्या करना था कि हमें इस पर फोर्स लिखना है तो इतने चार्ज इस वाले की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अच्छा अब समझना, जैसे अपन ने बहुत पहले भी और भी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे हमने एक 2 पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर लिए थे, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लिखी थी, ठीक है। तो हमें पता था हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दूसरी की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और दोनों सेम दिशा में आने की वजह से ऐड हो जाती थी और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाती थी। तो मैं यहाँ एक प्लेट की वजह से दूसरी फोर्स लिखता था, तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लेट लिखता था और इस प्लेट की चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता था, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ जाता था। ये चीज हमने पढ़ी होगी। तो वही चीज हमने यहां पर की है कि हमें आधे स्पेयर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। लेकिन एक चीज समझो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन में जो तुमने यहां हेमिस्फीयर पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन, जिसमें ये बचा हुआ चार्ज जो इस डीक्यू के अलावा जो बचा हुआ चार्ज है उसकी वजह से भी होगी और इस चार्ज डीक्यू की वजह से भी होगी। बट इस डीक्यू चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखता कहीं पर भी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी लिखता, वो के इंटू डी क्यू अपन आर स्क्वायर टाइप लिखता, तो के डी क्यू को मैं लिखता रो इंटू जो भी वॉल्यूम आता, वॉल्यूम में आर क्यू टाइप का आता, प्रोपोर्शनलिटी निकाल रहे हैं, आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर टाइप का आता, आर स्क्वायर से एक पावर उठ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता, आर आता। तो डीक्यू चार्ज के इसी जगह पर दूरी जो है चार्ज से वो आर है और आर टेंस टू 0 है, तो इस चार्ज की वजह से खुद की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, टेंस टू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस पूरे स्पेयर पर हर जगह पर क्या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन टी पाई जाएगी। तो आई थिंक क्लियर होगा सभी को। हमने क्या करा, हमने इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डीक्यू चार्ज से मल्टीप्लाई किया, हमें टोटल फोर्स चाहिए था इस हेमिस्फीयर पर। तो हमने देखा कि जो भी फोर्सेस आएंगे उनका कुछ कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, कुछ वर्टिकल में आएगा, वर्टिकल वाले तो उड़ जाएंगे, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में आएगा और उनको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आई, इंटीग्रल आर डी क्यू, क्योंकि इस चार्ज को नहीं पता लग रहा है, इंटीग्रेशन को नहीं पता लग रहा है यहाँ पर डी क्यू है या डीएम है। तो उसी सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी इंटीग्रल आर डी क्यू की, क्यू इंटू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस आधे स्पेयर पर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज का आधा होगा, और हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, 3r/8 पर होता है। तो सभी को क्लियर होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा इस तरीके से, जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।